हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज हो जाती है और सब्जेक्ट की बात करें तो आपका विज्ञान शिक्षण हो जाता है। इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आप लोगों ने चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो अगर एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो ये लंबाई की एक मीट्रिक इकाई है। किसकी है? तो लंबाई की एक मीट्रिक इकाई हो जाती है जो 10 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है? तो जो 10 मीटर के बराबर हो जाता है। और इसमें 1 मीटर क्या होता है? तो 1 मीटर 0.1 नैनोमीटर या आप 100 पिकोमीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। एंगस्ट्रॉम की इकाई की बात की जाए तो एंगस्ट्रॉम इकाई का प्रतीक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम इकाई का प्रतीक ए हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये ए लिखा हुआ ये एंगस्ट्रॉम इकाई का प्रतीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में ए बराबर 1×10 - 10 m यानी मीटर होते हैं। यानी एंगस्ट्रॉम लंबाई की एक मीट्रिक इकाई है जो 10 मीटर के बराबर है। इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका है स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखें। तो स्त्री केसर के 3 भाग हो जाते हैं। वर्तिकाग्र हो जाता है, वर्तिका हो जाता है और अंडाशय हो जाता है। और जो अंडाशय है वो स्त्री केसर का सबसे निचला भाग होता है। अंडाशय क्या है? सबसे निचला भाग हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? तो सबसे निचला भाग। क्वेश्चन है विषमांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। तो विषमांगी क्या होता है? यानी देखिए, समांगी यानी समान, विषमांगी यानी असमान, यही तो होता है ना। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयव पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यानी क्या है विषमांगी कि इसमें क्या होता है कि ऐसे मिश्रण हैं जिनमें जो अवयव हैं उनके पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद हो जाता है वायु दाब क्या है? तो धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है? तो वायु दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको एक बार ढाला जाए, ठीक है, एक बार ढाला जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। यानी क्या होता है कि जो प्लास्टिक होती है, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है उनका पुनः चक्रीकरण किया जाता है, उनको नरम किया जाता है, फिर उनको दूसरे आकार में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है उसमें क्या होता है, एक बार ढाला जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। और इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग जैसे हो जाता है खिलौने बनाने में। किस में हो जाता है? खिलौने बनाने में। और किस में होता है? और जैसे कंघी है, कंघी बनाने में। और किस में होता है? तो आपका हो जाता है और भी विभिन्न प्रकार के जैसे कनेक्टरों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेकेलाइट है और इसे फिनॉल तथा फॉर्मोल्डिहाइड से बनाया जाता है। तो इस तरह से समझ गए कि आपकी जो ये प्लास्टिक हो जाती है थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इसको एक बार तो बन गया, लेकिन गर्म करके फिर उसको नरम करके नहीं बनाया जा सकता। यही चीज़ तो है ना। तो सरल भाषा में चीज़ों को समझें आप, जिससे क्या होता है कि चीज़ें याद भी रह जाती हैं और एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो पुष्प के जो मादा अंग हो जाते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं? तो जायांग, अंडप कह ले या कार्पोल और स्त्री केसर, ये हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है
सजीव के एक लक्षण लिखिए। अब यहाँ पे एक लक्षण पूछा जा रहा है, तो अगर आप 2 से 4 लिख भी देंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे तो एक लक्षण पूछा गया है। तो निश्चित आकार एवं माप होती है, कोशिकीय संरचना, श्वसन, गति, उत्सर्जन, ये सभी हो जाते हैं। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिएगा। अगर आप चाहें तो 4-5 लिख सकते हैं, अगर जितना पूछा गया उतना लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी उसको आपने फॉलो कर दिया है ना। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। तो शाकाहारी किन्हें कहते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं शाकाहारी। तो नाम से ही पता चल रहा है, शाक प्लस आहारी यानी शाकाहारी, शाक सब्जी खाने वाले। क्या, तो शाक सब्जी यानी घास फूस, पेड़ पौधे, फल, यानी मांस मच्छी का इसमें नहीं होता है, सिर्फ इसमें साग सब्जी ही खाई जाती है। क्या खाई जाती है, तो साग सब्जी जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद मांसाहारी की बात कर ली जाए तो मांसाहारी किसे कहते हैं भाई, मांसाहारी तो मांस है ना, तो मांस वाली वस्तु यानी जो मांस खाते हैं, जैसे जानवरों का, उन जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी यहाँ पे बात आ गई, तो सर्वाहारी भी समझ लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है लेकिन चीजों को समझ लीजिए तो आपका हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाए। सर्वाहारी, सर्व यानी सभी कुछ है ना, सर्व मतलब सभी कुछ। सर्वाहारी यानी जो साग सब्जी भी खा ले, यानी क्या, जो सब्जी भी खा ले और क्या खा ले, और मांस भी खा ले, यानी जैसे मनुष्य है नहीं तो सभी कुछ तो खा जाता है। हालांकि मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं जब भी ये नाम आता है, ये बात आती है तो मैं ये चीज़ जरूर बता देती हूँ भाई। देखिए मैंने सबको नहीं कहा, यहाँ पे मेरा एम क्या है, पढ़ाने का और चीज़ों को समझाने का। तो जो नहीं खाते उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो खाते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, चींटी से लगा के हाथी तक सभी को खा जाता है, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा। एक जगह ऐसी भी है जहां सांप का भी भोजन बनता है और उसको लोग बड़े चाव से खाते हैं। अब आप कहेंगे मैम सांप का बना भोजन, तो लेकिन क्या होता है कि उसमें तो जहर होता है। जैसे अब आपके माइंड में चीज आई होगी कि उसमें तो जहर होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन वो सब जहाँ पे जो रह रहा है उसके अनुकूल वो ढल जाता है, उसके अनुकूल वहाँ की चीजें उसके लिए क्या होती हैं, वही फायदेमंद हो जाती हैं। तो ये कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है, ज्यादा लॉन्ग में पहुंच गए, कि देखिए सर्वाहारी उनको कहते हैं जो सब्जी और मांस सभी खा लेते हैं, और मनुष्य इसमें सर्वप्रथम है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी, वो सभी कुछ खा लेता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो आपको पता है आपके आसपास में ये सभी चीजें होंगी। देखिए हाथी जैसे है, दरियाई घोड़ा है, बकरी है, खरगोश है, ये सब क्या है, ये देखिए सिर्फ साग सब्जी आपको खाते हुए मिलेंगे, और तो नहीं कोई चीज खाते हुए मिलेंगे। अब मांसाहारी जंतु जैसे कुत्ता है, चीता है, बाघ है, भेड़िया है, ये सब क्या खाते हैं, ये अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं ना, यानी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, यानी क्या है, ये मांसाहारी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल देखिए क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा चक्की पे क्या होता है, पट्टा चढ़ा होता है। जैसे एक चक्की है, मान लीजिए ये इस तरह से कुछ ऐसे करके घूम के जाती है, ठीक है ना। चक्की ज़्यादा उस तरीके से तो नहीं बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे मोटर वगैरह या इंजन सब लगा होता है, और उसके बाद ये इस तरह से घूमता है, घूमते हुए चलता है। ये एक क्या है, इस तरह से चलता जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, घर्षण बल होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे, बिल्कुल गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है, बिल्कुल फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाते हैं, जैसे जो अभी हमने चक्की टाइप की बनाई कि पट्टा इस तरह से, तो आटा चक्की तो होती है ना, इस तरह से आटा चक्की हो जाती है, रुई दुनकने वाली हो जाती है, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें जो ऑयल की चक्की हो जाती है जिसमें तेल निकाला जाता है ना, ये सभी चीज़ें। तो घिस जाए तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अगर घिस जाता है तो फिर ये गति नहीं करेगा, ये चलना एक टाइम पर, चक्की तो आपकी चलती, यहाँ पे जो जैसे ये चक्की है आपकी और यहाँ पे ये मोटर वगैरह लगा हुआ है, तो ये मोटर चलता रहेगा, इंजन चलता रहेगा, लेकिन ये अपनी जगह पे रुक जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। जब घर्षण बल कम हो जाएगा तब ऐसा होता है।
तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं बताएं। तो आपको पता है पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो ठोस होती है, द्रव्य होती है और गैस होती है। कुछ चीजें क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ द्रव्य में और कुछ गैस अवस्था में। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद है समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का जो मानक मात्रक हो जाता है वो आपका सेकंड हो जाता है। सजीव वस्तुएं क्या है? सजीव यानी जो जिंदा है, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जो चीजें जिंदा हैं, जो सांस लेती हैं, जिनमें वृद्धि होती है, वो सभी चीजें क्या हैं? वो सजीव हैं। जैसे मनुष्य है ना, जंतु हैं, ये सभी चीजें क्या है? ये सजीव हैं, जिन्हें भोजन की जरूरत होती है, जो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो जिंदा है। पेड़ पौधे क्या है भाई? बीज आपने छोटा सा डाला, फिर कुछ दिन के बाद देखिए अंकुरित हो गया, कुछ दिन के बाद वो बढ़ा, फिर कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा हो गया, कुछ दिनों के बाद फल आए, फिर कुछ दिनों के बाद फूल आए। फूल पहले आते हैं, खैर थोड़ा सा हो गया, फूल पहले आते हैं, फल बाद में आते हैं, वृद्धि कर रहा है। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि सजीव किसे कहते हैं। अब यहीं पे बात हो जाती है निर्जीव की। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है वे वस्तुएं क्या होती है? निर्जीव होती है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके आसपास में, आप जहाँ पे बैठे होंगे वहां पे भी आपके आसपास में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो निर्जीव होंगी। जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो क्या ये चल लेती है? आप इसको लेके जाते हो, उठा के लेके जाते हो। टेबल आपके पास है तो क्या ये चल लेती हैं? या ये सांस लेती है? या इसे भोजन की जरूरत होती है? नहीं होती है ना। इसको अगर कहीं दूसरी जगह डालना होता है या दूसरी जगह इसकी लोकेशन चेंज करनी होती है या जगह चेंज करनी होती है तो क्या करना होता है? इसको ले जाके वहां पे डालना रहता है। तो इस तरह से ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं? जिसमें जान नहीं होती है वो क्या होती है? निर्जीव, यानी ना जान है, ना मतलब निर मतलब नहीं है ना, तो निर्जीव हो जाती है। तो इस तरह से आप चीजों को समझे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो विषाणु आप कह सकते हैं, वायरस भी इसे कह सकते हैं, विषाणु भी कह सकते हैं। वायरस बात तो एक ही है ना, वायरस अगर कहीं कहीं पे वायरस भी आपको लिखा मिल जाएगा, विषाणु भी मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? इसको क्यों कड़ी कहते हैं, है ना? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी आखिर कहते क्यों है इसको? हमने लिख तो दिया यहाँ पे विषाणु वायरस, लेकिन ऐसा है क्यों? तो बात कर लेते हैं कि जो वायरस है, ठीक है ना, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के शरीर के अंदर क्या करता है? प्रवेश करने के बाद सजीव जैसा कार्य करता है। यानी जब मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है तो मनुष्य क्या है? ये सजीव है। तो जब वहां पे जाता है तो सजीव जैसा कार्य करने लगता है। लेकिन जब वातावरण में ये रहता है तो कैसा कार्य करता है? यानी काम करता है, वर्क करता है, तो ये निर्जीव जैसा वर्क करता है। यानी ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो जाता है इस तरह से। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पौधों में कितने भाग होते हैं? तो पौधों में कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे आपके जड़, तना एवं पत्ती कुल 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन भाई, किसी ने पढ़ा है 5 प्रकार हैं, किसी ने पढ़े हैं 6 प्रकार हैं। यहाँ पे मैम 3 ही प्रकार बता रही हैं, ठीक है ना। अब कहीं पे तो कंफ्यूजन है ना? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि चीजों को समझिए आप। पौधों में कितने भाग होते हैं? अगर मुख्य भागों की बात कर ली जाए कि कितने माने गए हैं तो आपका हो जाएगा जड़, तना एवं पत्ती कुल 3 भाग होते हैं। आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। जहां पे अगर आपके ऑप्शन में 3 ना हो के 5 हो जाएं और आपके पास जैसे ऑप्शन है आपका 2, फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 दिए हुए हैं और सेकंड ऑप्शन आपका 4 दिए हुए हैं, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा दूसरे ढंग से लिख देते हैं जिसमें आपको समझ में, जैसे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 2 दिए हुए हैं, सेकंड ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं 4, ठीक, और आपका थर्ड ऑप्शन में दिए हैं मान लीजिए 8, कोई नहीं, 4 में आपका दिए हैं कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। या तो आप क्या करेंगे? अब 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार तो नहीं है। या मान लीजिए कहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए 5 प्रकार भी दिए गए हैं
और आपके 3 प्रकार भी दिए गए हैं और आपके 7 प्रकार भी दिए गए हैं, और इसमें से सभी या कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, जब कोई नहीं तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 भी सही है, 5 भी सही है, और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पे हमारा 7 तो नहीं सही है लेकिन 6 सही हो जाता है। ठीक है, कैसे सही हो जाता है बात करते हैं। तो पौधों में जो 6 भाग होते हैं, तो 6 भाग की बात करते हैं तो क्या क्या होता है, जड़ हो जाता है, क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है, तना हो जाता है, पत्तियां हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, पत्तियां हो जाती हैं, फूल हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, और फल हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, और बीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बीज हो जाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आप कह रही हैं कि 3 सही होते हैं, आपने तो 6 लिख दिया। बिल्कुल, अभी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे ना, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगर 5 भाग लिख लेते हैं तो 5 में क्या आता है, देखिए जड़ आ जाता है, तना आ जाता है, और क्या आ जाता है, और पत्तियां आ जाती हैं, पत्तियां आ जाती हैं, और क्या आ जाता है, इसके अलावा फूल और फल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, फूल और फल आ जाते हैं। ठीक है, और 3 तरह की अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें जड़ आ जाती है, और तना आ जाता है, और पत्ती आ जाती हैं। ठीक है, आप देखिए ये सभी सही हैं आपके, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल कितने भाग हैं जो, तो आप 3 भी लिख सकते हैं, तो आपका ये सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। फिर जड़ तना पत्तियां फूल फल, ये भी आपका सही है। जड़ तना कलियां, यानी सॉरी, जड़ तना पत्तियां फूल फल और बीज जा है यहाँ पे, ठीक है ना, बीज, ये भी आपका सही हो जाता है। जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप टिक कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, तो पौधों में प्रजनन 3 प्रकार से ना होकर कितने तरह से होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 3 ना होकर 2 होता है। कौन कौन सा होता है, तो अलैंगिक और लैंगिक। आपको अलैंगिक के मतलब पता होता है कि जैसे पत्तियां हैं, जड़ है, वो क्या करती हैं, बिना पौधे के संपर्क में ये वहीं पे अपने अच्छा पर्यावरण उनको मिलता है, जैसे सूर्य की रोशनी हो गई, नमी हो गई, मिट्टी है, तो इससे क्या होता है, ये पौधे को, नए पौधे को जन्म देती है, तो वो हो जाती है अलैंगिक। और लैंगिक पौधे तो यानी नाम से ही पता चला, अलैंगिक यानी बिना लैंगिक के, और लैंगिक मतलब लैंगिक से, है ना। तो इस तरह से 2 प्रकार के हो जाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने ये आपको बताया है कि 2 तरह के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। अब अंतर की अगर बात करें तो पौधों एवं जंतुओं में क्या होता है, अंतर देखिए, अंतर भी देखेंगे और समानता को भी समझेंगे। पौधों यानी पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। बिल्कुल सही है। और भी अंतर हो जाता है कि जैसे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जंतुओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, भाई पत्तियां जो होती हैं, या पत्ती कोई भी आकार की हो ले लो, कोई जरूरी नहीं, पत्ती कोई भी आकार की ले लो, तो उसमें जो ये हरा रंग होता है, हरा रंग होता है, तो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो पत्तियों में ये, यानी ये पेड़ पौधों में तो पाया जाता है लेकिन जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण, तो सभी पौधों एवं जंतुओं में अपने अपने समान जीवों को लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। और पौधों एवं जंतुओं में वृद्धि होती है, दोनों में देखिए समानता जब पूछे जा रहे हैं कि दोनों में एक जैसी चीजें क्या होती हैं, तो दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि दोनों बढ़ते हैं ना। और दोनों में क्या होती है, दोनों में गति भी होती है, दोनों में किसमें, पौधों और जंतुओं में। और पौधे जंतु दोनों क्या करते हैं, श्वसन भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई, ये समानता हो जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्प के कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पे पुष्प के भागों की बात हो रही है, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि देखिए अभी जो क्वेश्चन था यहाँ पे पौधों में कितने भाग होते हैं वो चीज पूछी गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
तो कैल्किस होता है। क्या होता है? कैल्किस, कोरोला और पुमंग और जायांग होते हैं। क्या होता है? लिख देते हैं यहाँ पे 4 कौन कौन से होते हैं। तो कैल्किस हो जाता है, कैल्किस हो जाता है। सेकंड पे क्या हो जाता है? कोरोला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कोरोला हो जाता है। और थर्ड पे क्या हो जाता है? पुमंग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पुमंग हो जाता है। और 4 पे क्या हो जाता है? तो जायांग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवधारियों में कुल कितने कारणों से हो, यानी जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो अनुकूलन क्या होता है? क्या इसके बारे में कुछ मालूमात है? चलिए हम बताते हैं आपको। अनुकूलन क्या है? जैसे आप मनुष्य हो, ठीक है, कोई भी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, आप कहाँ पे, जैसे यहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ के अनुकूल वहाँ का वातावरण है, वहाँ का पर्यावरण है, उसके अकॉर्डिंग आप रह रहे हो, यानी अपने आप को आपने वहाँ पे ढाल लिया है। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या है, जो गर्मी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लोग वहाँ पे जाएं, कहाँ पे जाएं? जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो वहाँ पे झेल नहीं पाएंगे। 2 से 3 दिन अगर रुक जाएं तो बहुत बड़ी बात है। या जहाँ पे गर्मी वाले लोग सर्दी की जगह पे पहुँच जाएं, जहाँ पे ज़्यादा हर वक्त सर्दी पड़ती है, यानी 12 मास पड़ती है, और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है सर्दी वाले पहुँच जाएं, वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। हम लोग क्या है, जब नॉर्मल कि 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बारिश, भाई अकॉर्डिंग तो यही है, यानी यही चीज़ है। बाकी बारिश थोड़ा कम ही रहती है और गर्मी ज़्यादा रहती है, वो बात अलग की है। यहाँ पे मौसम की बात हो रही है कि किस तरह से हम लोग अपने आप को ढालते हैं। तो हम लोगों ने इस अकॉर्डिंग ढाल लिया कि सर्दी में भी हम लोग रह लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, गर्मी में भी ढाल लेते हैं, और बारिश होती है तो भी हम लोग यहाँ पे रह लेते हैं। यानी जहाँ पे जैसा अनुकूलन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रह लेते हैं। तो क्या है, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की क्या उपलब्धता के कारण होता है। बिल्कुल, जहाँ पे जो चीजें मिल रही होती हैं, जहाँ पे, तो क्या होता है, पेड़ पौधे तक क्या करते हैं, अब उसके अनुकूल ढलते हैं। कहीं पे देखिए रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में पौधे उगते हैं तो कटीले उगते हैं, क्योंकि वो वहाँ के जो वहाँ का वातावरण है वहाँ के अकॉर्डिंग वो ढल गए। अपने इधर की हरी पत्तियां होती हैं, है ना, और इसमें पानी की मात्रा भी पाई जाती है, सब चीजें होती हैं, है ना। तो इस तरह से, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जीवधारियों में अनुकूलन किसके वजह से होता है? भाई भोजन, बिल्कुल सही है, वातावरण और भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। तो अब समझ में आया कि अनुकूलन होता क्या है। और संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? जीवधारियों के शरीर की संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधाओं से संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। वही चीज है कि जब हम अनुकूल, यानी वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण, उसके अकॉर्डिंग हम अपने शरीर को ढाल लेते हैं, तो वही तो होता है ना। अब क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? तो पौधों को भूमि से जल, खनिज तथा लवण उपलब्ध कराना। और जैसे जड़ें क्या होती हैं भाई, अगर जड़ें ना हो, जैसे ये आपका पौधा हो गया, पेड़ हो गया, अगर जड़ें ना हो तो ये क्या पेड़ ये खड़ा रहेगा? नहीं जी, ये पेड़ आपका क्या होगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। तो यानी ये इसको सहारा देता है, ये इसको रोकता है, ये इसको ये जो है बढ़ने में इसको मदद करता है। और इसमें क्या है, ये मिट्टी, ये जो है इसको ये खनिज लवण प्रदान करता है। सभी कुछ तो पौधे की जो जड़ें हैं वो करती हैं ना। तो भूमि, ये यानी क्या है, पौधों को भूमि से जल, अब यहाँ पे जल है तो ये जल इसी से तो ये जाता है ना, सब पूरे में जाता है ना। और खनिज लवण उपलब्ध कराना है, बिल्कुल, खनिज लवण हर एक चीज क्या करता है, जड़ ही से पौधों में जाती है और पूरे भागों में जाती है, ठीक है ना। इसके बाद ये हो जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण जैसे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ये सूर्य है आपका, ये सभी का है सूर्य, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे अपना क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही तो है ना, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये चीज हो जाती है। और इसमें देखिए और चीजें समझ लेते हैं क्या। अच्छा, एक चीज पूछते हैं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात आई है, लेकिन एक चीज हम आपसे पूछते हैं कि पौधों को क्या कहा जाता है, समपोषी या परपोषी, क्या कहा जाता है? कमेंट में आप लोग कीजिएगा कमेंट, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, यानी
पर परागण क्या है? जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया पर परागण कहलाती है। पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए तो पुंकेसर हो जाता है। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, कितनी मात्रा होती है, तो फलों में जल की मात्रा 90% होती है। अब एकदम एक्यूरेट है ये, तो हर फल में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका आ जाए कि ताजे फल, जैसे ताजे फल की बात करें तो आपका हो जाता है 72% यानी 72%। अगर बात करें सूखे फलों में तो आपका जो सूखे फलों में कितना हो जाता है, तो 20% हो जाता है यानी 20% हो जाता है। और अगर तरबूज में बात की जाए किसमें, तो तरबूज में, और आप जानते हो सबसे ज़्यादा तरबूज में सबसे ज़्यादा तो नहीं, अभी हम बात करेंगे इस पे भी 97%, लेकिन मान लीजिए सबसे ज़्यादा ही होता है। और नारियल में तो सबसे ज़्यादा जल होता है ना। और सेब की अगर बात करें तो कितना होता है, तो सेब की अगर हम बात करें तो 85%, यानी सबका एवरेज निकाल के यहाँ पे 90% माना गया है ना। कि कोई 72 है तो कोई 97 है तो कोई 85 है, तो आपने यहाँ पे 90 लिखा है। लेकिन अगर जिस तरह से ताज़े फल की बात करें या तरबूज की बात करें, सेब की बात करें, सूखे फल की बात करें, तो उसका अलग अलग परसेंटेज हो जाता है कि पानी अलग अलग, यानी अलग अलग प्रतिशत सभी का है। किस फल में कितना पाया जाता है, तो एक जैसा नहीं पाया जाता है। पौधों में जड़ का क्या कार्य है, तो आपको पता है पौधे में जड़ का कार्य क्या है, अभी डिस्कस किया। पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण बिल्कुल स्थिर रखने में पौधा है तो क्या कर रहा है, जड़ क्या है, जड़ ये है तो इसको स्थिर रख रहा है ना। इसी के अगर ये हट जाए जड़ से, यहाँ से जड़ से उखाड़ दिया जाए तो ये पौधा क्या होगा, ये पेड़ क्या होगा, चाहे छोटा पौधा हो बड़ा पौधा हो, लेकिन बिना जड़ के क्या है, ये सूख जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और जल और खनिज लवण तो इसको जड़ से तो प्राप्त होता है, जब यहाँ से प्राप्त होता है तभी तो ये ऊपर ग्रोथ करता है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, जलीय पौधों को क्या कहते हैं, तो जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। और जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं, तो जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं। जो जल में रहते हैं वो जलचर, जैसे आपको मछली हो जाता है, मछली हो जाती है ना। और स्थलचर जो स्थल पर रहते हैं। और उभयचर किसको कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक, है ना। तो ये तो उभयचर हो जाता है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है और यहाँ पे आपका सेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का सेशन? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और जब नोटिफिकेशन पहुंच जाता है तो आपको क्लास प्रोवाइड हो जाता है और आप लोग चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।